हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग का पढ़ाई बिल्कुल ही अच्छा चल रहा होगा। फ्रेंड्स, आज हम आपके समक्ष एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। आधुनिक भारत के लेक्चर सीरीज में 7 वीडियो पहले अपलोड हो चुका है। उसमें यूरोपीय कंपनियों का आगमन से लेकर जब मुगलवर्ती शासनकाल औरंगजेब के बाद 1707 ईस्वी के बाद पतनशील अवस्था में जाने लगता है, तो उसके बाद का हम जो स्वतंत्र राज्य होते हैं उसका कवर करने का स्टार्ट किए थे टॉपिक। तो इसमें मैंने बता दिया था अवध और हैदराबाद के बारे में। अवध और हैदराबाद के आगे ये मैसूर के बारे में मैं आपको आज इस एक वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें मैसूर से रिलेटेड जितना कॉन्सेप्ट है उसको मैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट है उसको मैं यहाँ पर कवर करूँगा। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं श्रीकांत कुमार रंजन वंडर नॉलेज बाय श्री के ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में आप लोग का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैसूर को समझने के पहले हम लोग मैसूर की पृष्ठभूमि समझने का प्रयास करेंगे कि मैसूर आखिर किस प्रकार से मैसूर का गठन होता है। ठीक, तो इसके पहले हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स कि इसकी पृष्ठभूमि में कि विजयनगर साम्राज्य जो मुहम्मद बिन तुगलक का समतुल्य था, मीन्स उसका समकालीन था, मीन्स उसी के शासनकाल में ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। फ्रेंड्स, धीरे धीरे विजयनगर साम्राज्य ये क्या करता है कि 4 वंशों में आगे बढ़ता है फ्रेंड्स। और इसी 4 वंशों में जो तीसरा वंश होता है मीन्स तुलु वंश जो होता है, तो उसी का जो एक प्रमुख शासक होते हैं, महानतम शासक होते हैं कृष्णदेव राय। तो फ्रेंड्स, इन्हीं के बाद मीन्स तुलु वंश में ही एक आक्रमण होता है, एक युद्ध होता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध होता है फ्रेंड्स। और उस युद्ध का क्या नाम होता है, तो तालिकोटा का युद्ध, या इसको राक्षसी तांगड़ी युद्ध भी बोलते हैं, या इसको बनिहट्टी युद्ध भी बोलते हैं फ्रेंड्स। तो इस युद्ध को 3 नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, विजयनगर का जो युद्ध होता है, ये तालिकोटा का युद्ध फ्रेंड्स। तो एक तरफ विजयनगर और दूसरी तरफ कौन होता है, तो बहमनी साम्राज्य फ्रेंड्स उसी विजयनगर का समकालीन होता है। और ये बहमनी साम्राज्य क्या होता है कि उस समय पतन हो जाता है बहमनी साम्राज्य का, और पतन होने के बाद ये 5 भागों में टूटता है। तो इन्हीं 5 भागों में जो 4 भाग है मीन्स बरार को छोड़कर बाकी जो 4 साम्राज्य है, वो 4 साम्राज्य एक तरफ और ये विजयनगर एक तरफ। तो इन दोनों के बीच में तालिकोटा का युद्ध होता है कब, तो 1565 ईस्वी में फ्रेंड्स। इसी 1565 ईस्वी में तालिकोटा का युद्ध होने के बाद ये विजयनगर क्या होता है, हार जाता है, और धीरे धीरे पतनशील अवस्था में ये भी जाने लगता है फ्रेंड्स। लेकिन बाद में देखेंगे कि ये विजयनगर का चौथा वंश आराविडु वंश आता है, तो वो हम लोग उसको छोड़ दें। इसी पर ये जब विजयनगर जब पतन हो जाता है फ्रेंड्स, विजयनगर का पतन हो जाता है, तो इसी अपभ्रंश पर, इसी नींव पर एक राज्य उत्पन्न होता है फ्रेंड्स। और यही राज्य क्या कहलाता है, मैसूर। और उस समय मैसूर में किसका वंश चल रहा था फ्रेंड्स, तो वाडियार वंश का शासन चल रहा था उस समय। इसी वाडियार वंश का अंतिम शासक कौन होता है, तो चीका कृष्णराज द्वितीय। इन्हीं चीका कृष्णराज द्वितीय शासक तो ये कहलाते हैं, लेकिन वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी फ्रेंड्स उस समय, तो 2 भाई थे यहाँ पर, देवराज और नंदराज। एक्चुअल में वास्तविक जो शासन था इन्हीं दोनों के हाथ में चलता था। और ये चीका कृष्णराज द्वितीय जो है ये कठपुतली की एक सरकार थी फ्रेंड्स। तो इस समय देखिए देवराज और नंदराज, इन दोनों का राजनीतिक प्रभुत्व तो एकदम चरम सीमा पर चल गया था फ्रेंड्स। यही कारण है कि इस समय आंतरिक कलह ज्यादा हो रहा था, और सारा इस समय के आसपास जो भी है राज्य वो देख रहे थे। इसमें से कौन था फ्रेंड्स, मराठा, निजाम और अंग्रेज। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा कि मराठा उस समय किस स्थिति में थे, निजाम किस स्थिति में, औरंगजेब किस परिस्थिति में थे। तो फ्रेंड्स इसको हम एकदम बढ़िया मैप के माध्यम से आपको हम समझा दूं। तो ये रहा हमारा प्यारा भारत, और ये प्यारा भारत का ये फ्रेंड्स कौन सा एरिया है, ये दक्षिण भारत वाला एरिया है। तो उस समय का 18वीं शताब्दी के समय हम आपको ये बता दूं कि ये वाला जो एरिया है फ्रेंड्स, ये वाला एरिया कौन था, ये मराठा का था। इसके नीचे आइए तो ये गोवा वाला एरिया था फ्रेंड्स। इसके नीचे आइए तो यहाँ पर ये वाला एरिया एकदम
कौन सा, पश्चिमी घाट पर, ये क्या था, माहे। और इसी माहे में कौन कौन रहते थे फ्रेंड्स, तो ये फ्रांसीसियों का ये यहाँ पर स्थान था। फिर इसके नीचे देखेंगे तो त्रावणकोर राज्य था एक। इसका सारा आगे आएगा, धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि यहाँ से आपको एक मैप के माध्यम से एक समझ में आ जाएगा, आपको पॉइंट समझ में आएगा। और इसके बाद ये समझ में आ जाएगा इस मैप के माध्यम से कि कैसे कैसे आगे प्रथम आंग्ल मैसूर होता है, द्वितीय आंग्ल मैसूर होता है, तृतीय आंग्ल मैसूर होता है। तो इस मैप के माध्यम से आप उस समय समझ जाएंगे बिल्कुल। तो अभी आप ध्यान से देखिए, ये मैसूर वाला एरिया, ये त्रावणकोर वाला एरिया, ये पूरा साम्राज्य देखे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर कर्नाटिक रीजन है। कर्नाटिक मीन्स कर्नाटक वाला रीजन फ्रेंड्स, इसको लिख दूं मैं, ये कौन सा, ये कर्नाटक वाला एरिया है। और ये कर्नाटक किसके अधिकार में था फ्रेंड्स, तो निजाम ही क्या करता था कि यहाँ पर कर्नाटक में अपना सूबेदार या जो भी कहे नवाब यहाँ पर घोषित करता था। लेकिन बाद में हम लोग ये हम पहले एक वीडियो में हम बता चुके थे फ्रेंड्स, जो कर्नाटक युद्ध हुआ था, प्रथम कर्नाटक, द्वितीय कर्नाटक, तृतीय कर्नाटक, तो वहाँ पर इस निजाम और कर्नाटक का ये पूरा हम जो व्यवस्था है वो वहाँ पर हम सिस्टम समझा दिए थे। तो अगर ये चीज़ आपको समझना हो तो वहाँ पर मेरे लिंक पर जाकर फ्रेंड्स वहाँ से देख लीजिए, ठीक। फिर आगे देखिए तो ये वाला एरिया, ये कर्नाटिक रीजन का ये वाला एरिया जो पूर्वी घाट पर एकदम अवस्थित है, ये पुडुचेरी कहलाता था। फिर आगे देखिए, फिर ये अर्काट नाम का जगह था, इसी ये देखिए कर्नाटक वाला रीजन का यही मेन प्लेस था फ्रेंड्स। फिर आगे देखिए तो इसी वाले जगह पर मद्रास सामने आता है फ्रेंड्स, और इसी मद्रास में किसका व्यापारी कोठी था और यहाँ पर किसका ज़्यादा हस्तक्षेप था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। फिर आगे देखिए तो ये उत्तरी सरकार, ये उत्तरी सरकार वाला रीजन था फ्रेंड्स, और ये उत्तरी सरकार किसके हाथ में था, निजाम के हाथ में था। लेकिन जब यहाँ पर हम प्रथम आंग्ल मैसूर पढ़ाएंगे तो उस समय हम आपको बताएंगे फ्रेंड्स कि ये कैसे निजाम अपने को सुरक्षा के दृष्टि से ये उत्तरी सरकार जो है किसको दे देते हैं, BEIC को, मीन्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं, ताकि निजाम डायरेक्टली रूप से हमको मीन्स हम पर आक्रमण और हम पर कब्जा न करे। तो देखिए ये सुरक्षा के दृष्टि से उत्तरी सरकार किसको मिल गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। और ये वाला पूरा रीजन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का था। और ये वाला 18वीं शताब्दी का अगर बात करें फ्रेंड्स तो ये वाला एरिया बंगाल आता है, फिर पश्चिम बंगाल, ढाका, फिर बांग्लादेश, फिर बिहार और उड़ीसा, ये सब किसके अंडर में था, तो ये BEIC ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था। और ये वाला रीजन मराठा। अब फ्रेंड्स देखिए ये मैसूर वाला एरिया इधर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी दक्षिण में प्रसार करे। ये मराठा चाहता था कि मराठों लोग का एक आय का स्रोत क्या था फ्रेंड्स, तो चौथ और सरदेशमुखी। ये चौथ और सरदेशमुखी किस प्रकार वसूलते थे, तो ये डायरेक्टली रूप से यहाँ पर कब्जा करके, और नहीं तो ये चौथ और सरदेशमुखी बोल कर कि हमको दीजिए, अगर नहीं दीजिए तो फिर वहाँ पर आक्रमण कर देते थे फ्रेंड्स। तो यहाँ से मैसूर से ये चौथ और सरदेशमुखी वसूलना चाहते थे, ठीक। और ये निजाम चाहते थे फ्रेंड्स कि यहाँ पर मैसूर में ये हम लोग का शासन हो। क्यों, क्योंकि ये निजाम किसका ये प्रतिनिधि थे फ्रेंड्स, तो यहाँ मुगल सम्राट का, तो मुगल सम्राट का प्रतिनिधि थे, इसीलिए ये निजाम बोलते थे कि ये वाला एरिया, मैसूर वाला एरिया किसका है, तो हमारा है। तो अब देखिए इसी मैसूर पर आक्रमण और इसी मैसूर को अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए, अपने साम्राज्य में समावेशित करने के लिए मराठा में, निजाम में और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, इन तीनों में प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाता है फ्रेंड्स। तो देखिए ये मैप समझ लीजिए। अब यहाँ पर आपको समझा दूं कि किस प्रकार इसी समय मराठा, निजाम और अंग्रेज और फ्रांसीसी ये प्रभुत्व हेतु संघर्ष कर रहे थे। तो देखिए यहाँ से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार मैसूर पर प्रभुत्व अपने स्थापित करने के लिए ये संघर्षरत थे, ठीक। फिर देखिए फ्रेंड्स इसी परिप्रेक्ष्य में मराठा क्या करते हैं फ्रेंड्स कि वित्तीय और राजनीतिक रूप से ये मैसूर को क्या करते हैं, कमजोर करने की कोशिश करते हैं। किस माध्यम से, तो चौथ और सरदेशमुखी के माध्यम से। फिर यहाँ निजाम देखिए, ये मैंने बता दिया था फ्रेंड्स कि मुगल प्रदेश मानकर इस पर अपना अधिकार और आधिपत्य जमाना चाहते थे, कौन, ये निजाम। फिर आगे देखिए इसी परिप्रेक्ष्य में क्या होता है फ्रेंड्स कि 1749 ईस्वी में ये नंदराज कौन, ये जो कठपुतली की सरकार किसके नेतृत्व में चला रहे थे, तो चीका कृष्णराज द्वितीय के। तो ये नंदराज क्या करते थे उस समय, क्या थे फ्रेंड्स, तो राजस्व और वित्त मंत्री थे। इन्हीं के शासनकाल में क्या होता है कि हैदर अली का सैनिक जीवन का शुरुआत हो जाता है फ्रेंड्स।
अब देखिए यहाँ से हैदर अली अब यहाँ पर आ जाते हैं मैसूर में, और किस प्रकार हस्तक्षेप करके मैसूर को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से बचाए रखते हैं फ्रेंड्स, वो आगे हम लोग देखेंगे। फिर 1755 ईस्वी में क्या होता है फ्रेंड्स कि हैदर अली, एच ए मीन्स हैदर अली को डिंडीगुल का फौजदार बना दिया जाता है। कौन बनाता है फ्रेंड्स? तो यही नंदराज बनाता है फ्रेंड्स। तो देखिए डिंडीगुल का यह फौजदार बन गया। अब क्या करते हैं कि सुरक्षा के दृष्टि से ये हैदर अली क्या करते हैं कि डिंडीगुल में क्या करते हैं, शस्त्रागार बनाते हैं फ्रेंड्स, और यहाँ पर शस्त्रागार की स्थापना करते हैं और बहुत सारा गोला बारूद तोपखाना यहाँ पर इकट्ठा करके हथियार वगैरह सब रखते हैं। तो फिर आगे देखिए फ्रेंड, मराठा आक्रमण का भय इसीलिए नंदराज को राजनीतिक संन्यास लेने हेतु बाध्य कर देते हैं। इसी समय क्या होता है कि मराठा आक्रमण के भय से ये हैदर अली क्या करते हैं कि राजनीतिक रूप से ये संन्यास लेने को मजबूर कर देते हैं। किसको? तो नंदराज द्वितीय को, नंदराज को फ्रेंड्स। अब नंदराज यहाँ पर राजनीतिक ये संन्यास ले लिए तो सारा शक्ति किसके अंडर आ गया? तो हैदर अली के अंडर में आ गया। अब क्या फ्रेंड्स देखिए 1760 ईस्वी में 1760 में क्या होता है कि अब देखिए हैदर अली अपना राजनीतिक शक्ति का केंद्र बन गए। तो अब इनके विरोधी गुट थे, ये नहीं चाहते थे कि हैदर अली आए यहाँ पर अपना शासन करे फ्रेंड्स। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हैदर अली के जो भी विरोधी गुट है ये क्या करते हैं कि आमंत्रण करते हैं किसको? मराठा को आक्रमण करने के लिए फ्रेंड्स। अब देखिए इनको आक्रमण करने के लिए आमंत्रण मिल गया, किस पर? तो मैसूर पर। अब यहाँ से ये आक्रमण क्या करेंगे? यहाँ से शुरू कर देंगे फ्रेंड्स। इसी परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि 1760 में आक्रमण होता है, और 1760 में आक्रमण होने के बाद फ्रेंड्स हैदर अली क्या होते हैं उस समय पराजित हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी अभी तो वो क्या बने, हैदराबाद मीन्स मैसूर का क्या बने, शासक बने फ्रेंड्स। तो इस समय इनकी स्थिति उतनी मजबूत नहीं रहती है, यही कारण था कि हैदर अली पराजित हो जाते हैं। लेकिन अब देखिए इनको एक उभरने का अवसर मिल जाता है। कब? जब 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है फ्रेंड्स। और आपको बखूबी पता होगा कि पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा सब के बीच में फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मराठों का क्या हो जाता है फ्रेंड्स? पराजय हो जाता है। और इसी पराजय का लाभ उठाकर ये हैदर अली क्या करते हैं कि अपनी स्थिति को और मजबूत कर लेते हैं और मैसूर को एक अपनी शक्ति का केंद्र बिंदु के रूप में उभर कर सामने लाते हैं। और यहाँ पर मैसूर अब चुनौती देने लगता है किसको? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, निजाम को और मराठा को फ्रेंड्स। तो इस प्रकार देखिए मैसूर की शक्ति किसके नेतृत्व में मजबूत हो गई? तो हैदर अली के नेतृत्व में। अब फ्रेंड्स देखेंगे कि आखिर मैसूर को अपने साम्राज्य में विलीन करने के लिए क्या क्या रीजन था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों चाहती थी कि मैसूर को अपने साम्राज्य में हम हस्तगत कर ले या समावेशित कर ले। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे फ्रेंड्स कि ये एकदम समृद्ध कृषि का ये क्षेत्र था फ्रेंड्स। ये विजयनगर तुंगभद्रा नदी के किनारे पर अवस्थित था और इसी तुंगभद्रा नदी के बेसिस पर इसी के अपभ्रंश पर यह किसका? मैसूर का यहाँ पर स्थापना, वाडियार वंश का स्थापना हुआ था और जो बाद में हैदर अली के नेतृत्व में आ गया। तो फ्रेंड्स देखिए ये वाला जो भूमि है, ये वाला भूमि क्या था? एकदम उपजाऊ था, यहाँ कृषि अधिशेष की प्राप्ति होती थी। दूसरा रीजन देखें तो ये व्यापारिक दृष्टि से एकदम इंपॉर्टेंट था फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पर बंदरगाह था और ये बंदरगाह किसका था? ये फ्रांसीसियों के नियंत्रण में था। इसीलिए ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया नहीं चाहती थी कि ये बंदरगाह पर फ्रांसीसी का कब्जा हो। यही कारण था कि इस माहे पर आक्रमण करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उतारू होती है और फ्रांसीसी को यहाँ से खदेड़ने का प्रयास करती है। फिर आगे देखिए फ्रेंड्स कि चंदन की लकड़ी का यहाँ पर व्यापार होता है। आज भी मैसूर वाला एरिया में फ्रेंड्स चंदन का क्या होता है? व्यापार होता है। फ्रेंड्स आगे देखिए तो दक्षिण के विस्तार में एक बड़ा अवरोधक था। देखिए ये दक्षिण में विस्तार करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ये मैसूर वाला इलाका था फ्रेंड्स, ये क्या था? एक अवरोधक का काम कर रहा था और यही कारण था कि ये दक्षिण में विस्तार नहीं कर पा रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी और इसीलिए ये मैसूर को हस्तगत करना चाहती थी और अपने साम्राज्य में उसको हराकर विलीन करना चाहती थी। फिर आगे देखिए फ्रांसीसियों का फ्रेंड्स मैसूर के साथ अच्छा संबंध था। यहाँ पर देखिए फ्रांसीसी, यहाँ पर माहे में फ्रांसीसी और ये वाला इलाका पूरा मैसूर। तो मैसूर का फ्रांसीसियों के साथ एकदम अच्छा संबंध था फ्रेंड्स और यही कारण था कि इन दोनों के बीच अच्छे रिश्ते के कारण, कूटनीतिक रिश्ते के कारण ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? नाराज थी और ये ज़्यादा
ये सुरक्षा की दृष्टि से ये फ्रेंड्स ये नहीं चाहते थे कि ये दोनों का संधि हो, इसीलिए अगर ये दोनों मिलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर आक्रमण करते तो ये ज़्यादा ये प्रभावी होता फ्रेंड्स। इसीलिए ये चाहते थे कि ये दोनों का गठबंधन टूट जाए, और गठबंधन जब भी टूटेगा तो आराम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर सकती थी कि उस एरिया पर अपना प्रभुत्व जमा सकती थी। तो ये रहा इस मैसूर का ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन फ्रेंड्स, और इसका इम्पोर्टेंस क्या था उस समय में 18वीं शताब्दी में। फिर देखेंगे कि आगे क्या फ्रेंड्स। अब देखिए हैदर अली तो आ गए। अब हैदर अली के आने के बाद हैदर अली तो मैसूर में अपना राजनीतिक शक्ति का केंद्र बना लिए, और इसके फलस्वरूप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मराठा और निजाम को क्या करते थे, चुनौती पेश कर रहे थे। ये फ्रेंड्स अपने जिंदगी में ये नहीं चाहते थे कि मैसूर पर किसी और का नियंत्रण हो, इसीलिए मैसूर को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभारा। यही कारण था कि ये आते आते क्या करते हैं कि डिंडीगुल में उस समय का परिस्थिति देखकर शस्त्रागार का निर्माण कर देते हैं। फिर फ्रेंड्स देखिए कि आखिर प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का क्या कारण था फ्रेंड्स। तो कारण में देखेंगे कि मराठा, निजाम और अंग्रेज ये तीनों के बीच में एक गुट बन जाता है। क्यों गुट बन जाता है फ्रेंड्स, यहाँ समझिए। ये 1761 ईस्वी में का पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, जिसमें मराठा हार जाते हैं। तो मराठा हार जाते हैं तो ये उनकी कमजोरी का लाभ उठाकर ये अपने आप को क्या कर लेते हैं कि अपनी शक्ति को मजबूत कर लेते हैं। और ये मराठा कभी नहीं चाहते थे कि ये मैसूर का शक्ति ज़्यादा हो। यही कारण था कि मराठा फिर से मैसूर पर आक्रमण करना चाहते थे। इसीलिए मराठा, निजाम और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक संधि होती है फ्रेंड्स। अब देखिए ये निजाम फ्रेंड्स देखिए एकदम ढुलमुल रवैया वाले, ये कभी मैसूर के गुट में आ जाएंगे, कभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गुट में आ जाएंगे। ठीक, तो एकदम निजाम का कोई एकदम स्ट्रेटेजिक क्या बोलते हैं फ्रेंड्स कि एक महत्वपूर्ण कदम नहीं था जो स्टेबल हो। ये ढुलमुल रवैया अपनाते थे, कभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जाए, कभी मैसूर में, कभी मराठा के साथ। ठीक, तो ये आगे समझ में आएगा। फिर देखिए इसका कारण क्या था, ये तीनों का गुट पहले ही बन चुका था। यही कारण था कि मराठा का आक्रमण होता है यहाँ पर मैसूर वाला एरिया में, और अपने कूटनीतिक चाल के माध्यम से हैदर अली क्या करते हैं कि क्या करते हैं हैदर अली कि वो जान जाते हैं फ्रेंड्स कि मराठा को क्या चाहिए, चौथ और सरदेशमुखी चाहिए। तो बोलते हैं मराठा कि भैया तुमको क्या चाहिए, पैसा ही चाहिए, संसाधन चाहिए, तुम ले लो। ठीक, तो ये क्या करते हैं कि अपनी कूटनीतिक चाल के माध्यम से ये 35 लाख रुपया देकर मराठा सबके साथ संधि कर लेते हैं। फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसी समय बोलती है फ्रेंड्स निजाम को कि जब ये आक्रमण करे तो तुम भी आक्रमण करना है। अब ये आक्रमण करेंगे तो दोनों मिलकर आक्रमण करेंगे तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा, और दोनों का फायदा उठाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इधर से आक्रमण कर देती। इसीलिए निजाम को बोलते हैं कि तुम भी जाकर आक्रमण करो। लेकिन निजाम ऐसा नहीं करते हैं फ्रेंड्स, निजाम ऐसा नहीं करते हैं। इसीलिए ये क्या होता है फ्रेंड्स कि, और निजाम क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये हैदर अली इनको निजाम को भी समझा देते हैं कि देखो बुड़बक, तुम आक्रमण करेगा, तुम कमज़ोर होगा तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तुम पर आक्रमण कर देगी, तो तुमको फ़ायदा क्या हुआ करने से। तो यही कारण था कि निजाम समझ गए, और ये त्रिगुट वाला जो संधि ये टूट जाता है। तो मराठा, निजाम और किसके हाथ में आ जाते हैं फ्रेंड्स, तो ये त्रिगुट फिर से बन जाता है। तो ये त्रिगुट में कौन कौन शामिल होते हैं, तो मराठा, निजाम और ये मैसूर वाला। तो ये इसका गुट टूट गया। ठीक, और 3 गुट इधर बन गया फ्रेंड्स। अब देखिए अब 3 गुट बन गया, त्रिगुट बन गया। तो अब क्या करते हैं हैदर अली कि ज़्यादा समय न गवाते हुए ये कन्नड़ तट पर अंग्रेजी बेड़े को नष्ट कर देते हैं फ्रेंड्स। और ये कन्नड़ तट कौन है, ये वाला एरिया फ्रेंड्स कन्नड़ तट है। और इसी एरिया पे क्या करते हैं कि हैदर अली अपना ये आक्रमण कर देते हैं। यही कारण था कि जनरल स्मिथ द्वारा सेना सीमांत कर्नाटक प्रदेश की तरफ भेजा गया फ्रेंड्स। अब देखिए ये वाला, अब यहाँ से इस एरिया में कौन थे फ्रेंड्स, तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है कि ये वाला सेना अपनी इधर लाती है, ठीक, सीमांत एरिया पर, और मैसूर के साम्राज्य में जाती है आक्रमण करने के लिए। फिर देखिए कि हैदर भी सेना द्वारा मद्रास पर आक्रमण किया। ये हैदर जान गया था फ्रेंड्स कि यहाँ पर हम आक्रमण करेंगे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जरूरी से हम पर आक्रमण करेगी। यही कारण था कि ये हैदर अली भी अपनी सेना यहाँ पर मजबूत किए हुए था। और इधर से लेकर ये किधर गया, ये हैदर अली इधर चले जाते हैं आक्रमण करने के लिए अपने सेना को लेकर। और इधर जाने के उपरांत तो फ्रेंड्स मद्रास में जाकर मद्रास को पराजित करते हैं और उस एरिया को अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं फ्रेंड्स। और अंततः देखा जाए
तो यहाँ पर हैदर अली का क्या होता है, विजय होता है। अब इससे हताहत होकर फ्रेंड्स अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तुरंत चाहती है कि भाई अब आक्रमण हो गया तो ऐसा फिर न हो। यही कारण था कि मद्रास में एक संधि होती है फ्रेंड्स, और इसको मद्रास की संधि बोलते हैं, और ये मद्रास की संधि 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को हुआ फ्रेंड्स। तो इस प्रकार मद्रास की संधि के माध्यम से युद्ध विराम हुआ, और युद्ध विराम होने के बाद हम लोग मद्रास की संधि का परिणाम देखेंगे कि परिणाम क्या क्या होता है फ्रेंड्स। तो परिणाम में सबसे पहले देखेंगे कि इसमें बोला गया कि जो भी विजित क्षेत्र है वापस किया जाए एक दूसरे का। जो माहे पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मीन्स इधर वाला इलाका पर कौन का कब्जा किया था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये वाला अपना साम्राज्य वापस लौटा दे माहे को, और ये वाला क्या है, हैदर अली, ये मद्रास को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों दे दे। तो इस प्रकार एक दूसरे का जो विजित क्षेत्र है, तो एक दूसरे का विजित क्षेत्र ये क्या करना था, वापस करना था इस संधि के माध्यम से। फिर दूसरा देखें तो आवश्यकता पड़ने पर सैनिक एक दूसरे की सहायता करेगी। मीन्स अगर कोई आक्रमण करे मैसूर पर तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हेल्प करेगी अपनी सेना के माध्यम से, और अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर कोई आक्रमण करे तो यहाँ मैसूर की सेना इनकी हेल्प करेगी। लेकिन फ्रेंड्स आगे देखेंगे कि ये संधि तुरंत मीन्स द्वितीय आंग्लो मैसूर का जब हम लोग कारण पढ़ेंगे तो उस समय हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार ये संधि टूट जाता है दोनों के बीच में। फिर देखिए फ्रेंड्स ये परिणाम में देखेंगे तीसरा, तो इस संधि के माध्यम से मद्रास का जो संधि हुआ था, इस संधि के माध्यम से इनकी प्रतिष्ठा पर चोट पहुंची फ्रेंड्स, और इसके बाद इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ठान ली कि अब मैसूर को क्या करना है कि किसी भी तरह पराजित करना है। तो ये वाला पूरा हो गया फ्रेंड्स प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध। अगर अब प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध के बाद द्वितीय आंग्लो मैसूर, तृतीय और चतुर्थ होता है, तो ये जो द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ आंग्लो मैसूर हुआ ये हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे फ्रेंड्स। और ये उम्मीद है कि ये आप लोग को समझ में आएगा। ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो भी है ये आगे द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ में ये सामने आएगा। ये त्रावणकोर वाला एरिया, अर्काट वाला एरिया, पुडुचेरी, तो ये सब उस समय समझ में आएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर तो फिर से बताने का जरूरत नहीं है, ये सिंपल सी बात है कि मैसूर पर क्यों आक्रमण करना चाहते थे। तो 3-4 रीजन है। और इसका प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर त्रिगुट पहले से बन जाता है, और इसके बाद मराठा आक्रमण करते हैं, और मराठा आक्रमण करते हैं मैसूर पर। तो मैसूर क्या करते हैं कि ये संधि कर लेते हैं मराठा के साथ 35 लाख रुपया देकर, और त्रिगुट टूट जाता है और ये मैसूर के हाथ में आ जाता है। त्रिगुट और मैसूर फिर ये निजाम और मराठा ये तीनों एक साथ हो जाते हैं। और यही कारण था कि आगे कन्नड़ तट पर अंग्रेजी बेड़ा को नष्ट कर देते हैं हैदर अली। और इसके बाद आगे देखें तो यहाँ पर हैदर ये मद्रास वाला एरिया में घुसकर अपनी सेना के माध्यम से मद्रास को पराजित करते हैं और मद्रास को पर नियंत्रण रख लेते हैं। इसके बाद मद्रास की संधि होती है, और संधि का परिणाम ये होता है कि विजित क्षेत्र फिर से लौटा दिया जाता है, और जरूरत पड़ने पर सेना एक दूसरे की सहायता करेगी। तो ये रहा इसका टोटल, इसका पृष्ठभूमि और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। नेक्स्ट वीडियो में द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ आंग्ल मैसूर लेकर आऊँगा फ्रेंड्स। तो उस वीडियो को आप लोग देखना ना भूलिएगा, ठीक। तब तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद।